हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन जगत में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लाइफ के बारे में इंडिया में। अगर आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन बन रहे हो इंडिया में, तो आपकी लाइफ क्या होती है, कैसे आप काम करते हो, किस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, कितना आपको ऑफ मिलता है काम के बाद, उसकी सैलरी क्या होती है। तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड सपोर्ट कर लेना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव एक टेक्नीशियन और इंजीनियर के बारे में जानने के लिए एयरक्राफ्ट के। कि अभी मेरा जो है 2 साल हो चुका है इंडिया में मेंटेनेंस में, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में मुझे करते हुए। अभी तक मैंने टोटल मेरे जहाँ पर भी मैं हूँ वहाँ पे मेरा चौथी कंपनी है जिसमें मैं हूँ यहाँ पर, जहाँ पर मैं मेंटेनेंस कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने 3 कंपनियाँ भी और देख चुकी हूँ, उनमें से हेलीकॉप्टर कंपनी भी है और बड़े एयरक्राफ्ट की कमर्शियल एयरक्राफ्ट की भी कंपनियाँ हैं जहाँ पर मैं काम कर चुका हूँ एज ए टेक। तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है जिससे मैं आप सभी को बता सकता हूँ, चाहे जो स्टूडेंट हैं क्योंकि सबका ड्रीम रहता है कि चल के इंजीनियर बनना, तो कौन कौन सा फेज उनको देखना पड़ेगा, कैसे उनको जो है ये टेक वर्क करना होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, जब भी आप कॉलेज से पास आउट होकर के बाहर आते हो, निकलते हो, तो उसके उस टाइम जो है आपको सबसे पहले जो आप ट्रेनिंग वगैरह करते हो, ओजीटी वगैरह करते हो, तो उसके बाद जो आप एक टेक बनते हो, लाइक जूनियर टेक हो गए, टेक हो गए। तो इस टाइम आपको मान लीजिए 2 प्रकार के मेंटेनेंस होंगे, बेस मेंटेनेंस हो गए और लाइन मेंटेनेंस हो गया। बेस में बात करें, बेस में क्या एक दिनचर्या क्या एक रूटीन होता है एक टेक का। तो एक टेक का जब कोई भी नया एयरक्राफ्ट आता है अगर बेस में, तो सबसे पहले उस एयरक्राफ्ट की उस टेक्नीशियन को प्री डॉकिंग करना पड़ता है। प्री डॉकिंग क्या है? कोई भी एयरक्राफ्ट आ रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या फॉल्ट्स हैं। 2 कैटेगरी होती है, मैकेनिकल एंड एवियोनिक्स, B1.1, B1.3 एंड B2 कैटेगरी। तो जो मैकेनिकल वाले होते हैं उनके 3 डिपार्टमेंट बांटा जाता है। जो टेक्नीशियन होते हैं उनमें 3 डिपार्टमेंट क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट हो गया, कैबिन डिपार्टमेंट एंड जो है हमारा एएनसी, एयर फ्रेम बोल सकते हैं यहाँ पे आप। अगर बेस मेंटेनेंस में के लिए एयरक्राफ्ट हमारा आया हुआ है, तो उसमें जो एक टेक्नीशियन जो है, मैं ये सारी बातें इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि बाहर की, क्योंकि मैं भी इंडिया में ही टेक्नीशियन हूँ। तो एक जो है टेक्नीशियन बेस मेंटेनेंस का, सबसे पहले प्री डॉकिंग किया जाता है। क्या क्या फॉल्ट्स हैं। ऑब्स्टेक होते हैं तो ऑब्स्टेक जनरली इंजीनियर्स करते हैं, और कुछ सीनियर टेक हो गए, मास्टर टेक ऐसे भी करते हैं, टेक्नीशियन भी करते हैं ऑब्स्टेक, ऑपरेशनल चेक सिस्टम में होते हैं। लेकिन उससे भी पहले जो सबसे पहले डिपार्टमेंट बांट लिया था, कि कुछ को जो है लगा दिया था कि आप जो है प्री डॉकिंग करिए, कुछ को ऑपरेशनल चेक्स करिए। तो ऑपरेशनल चेक्स एंड प्री डॉकिंग लगभग लगभग बोला जाए कि साथ में ही सब कुछ ये सब काम चलता है। तो प्री डॉकिंग में क्या होगा, प्री डॉकिंग में जो भी प्रॉब्लम्स है एयरक्राफ्ट में, उनका अगर मैं B2 बारे में बात करूँ, बॉन्डिंग जंपर हो गया, लाइट हो गया, आपका नेविगेशन लाइट हो गई, हमारी पोजीशन लाइट, लोगो लाइट हो गई, जितनी भी लाइट है, टैक्सी लाइट, सब में एक बार जब एयरक्राफ्ट आता है तो चेक किया जाता है कि सब कुछ सही है कि नहीं। सारे कि छोटे से लेकर बड़े तक फॉल्ट्स जो है चेक किए जाते हैं। स्टैटिक विक्स हमारे हो गए, सब कुछ जो B2 के डिपार्टमेंट में आते हैं, इन सभी को एक B2 का टेक चेक करेगा आते ही। और अगर कुछ कैबिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको एक कैबिन का टेक्नीशियन चेक करता है। और ठीक इसी प्रकार से एएनसी एंड हमारा स्ट्रक्चर का, ये सब हो गया हमारा जो फर्स्ट डे का काम होता है। एयरक्राफ्ट आया तो उससे पहले क्या क्या किया था, और कई सारे ऑपरेशनल चेक्स हो गए। अगर B2 में तो आपको पिटॉट लीक चेक करना होता है। तो अभी मैं इतना छोटे से वीडियो में नहीं बता सकता कैसे पिटॉट लीक चेक वगैरह करते हैं। और PIU होता है, पोर्टेबल इंटरफेस यूनिट होता है। इन सभी चीज़ों के साथ अगर आपको रिगिंग चेक करना है तो एक टेक्नीशियन इन सभी को हेल्प से काम करता है। अगर हम बात करें कि कहाँ से हो, तो टूल्स वगैरह इशू कराते हैं तो स्टोर होता है। जब भी आप डेली जा रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले आपको टास्क कार्ड एम ही देगा कि एक आज हमारा काम करना है हमें। तो टास्क कार्ड हम लेकर के देखेंगे क्या क्या हमें टूल्स चाहिए होता है, तो हम जाकर के स्टोर से टूल्स इशू कराते हैं। और कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसके पहले, उस काम को करने से पहले हम CB जो है आउट करेंगे, इन करेंगे, सब काम जो है लिखा रहता है हमारे टास्क कार्ड में। तो ये सब चीज़ों को पहले देखकर हम उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। कहीं से भी कोई भी हार्डवेयर हम निकालते हैं तो उसको सबसे पहले सेल्फ सीलिंग लिए रहते हैं, या कुछ भी ऐसा लिए रहो कि उसको सेफ्टी के साथ रखो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देना हो हार्डवेयर को निकालते टाइम, कोई भी आप हार्डवेयर निकाल रहे हो तो उसको ऐसा रखो कि जब एयरक्राफ्ट जाने वाला हो तब भी हम सही तरीके से लगा सकें, ऐसा नहीं कि खो जाए। तो ये हमारा हो गया एवियोनिक्स का, जो मैंने थोड़ा आपको हल्का फुल्का बताया यहाँ पर। अब चलिए हम बात करें अगर कैबिन टीम में क्या आता है। कैबिन टीम में आता है एक टेक्नीशियन क्या करता है, जितने भी आप सीट्स वगैरह देखते हो, फ्लोर देखते हो, और कॉकपिट में जितने भी चीज़ें लगी रहती है, मैकेनिकल के जो डिपार्टमेंट में आती है, वो चाहे उनमें से सीट्स हो गए, कुछ भी हो गई, सभी कैबिन टीम हमारी संभालती है। ठीक उसी प्रकार से स्ट्रक्चर सिम हो गई, रिप्स वगैरह जितने होते हैं, स्पार्स, इन सभी चीज़ों में, विंग में कुछ भी प्रॉब्लम होता है
तो स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर टीम संभालती है। एएनसी टीम इंजन हो गया हमारा, इंजन रिप्लेसमेंट करना है या फिर कुछ भी एपीयू रिप्लेसमेंट करना है, उसमें कोई मेंटेनेंस करना है मैकेनिकल का, तो उसको एएनसी टीम करती है। अगर हम बात करेंगे ऑफ की, एक टेक्नीशियन को इंडिया में कितना ऑफ दिया जाता है, तो नॉर्मली बोल सकते हैं जो बेस मेंटेनेंस होते हैं तो उनमें मैक्सिमम सैटरडे एंड संडे ऑफ दिया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्क अगर काम जाता है तो एक दिन का ऑफ भी कट भी जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों दिन को भी ऑफ कट जाता है, सैटरडे एंड संडे अगर इंडिया में बात करें, लेकिन उसके अलावा फिर उनको ऑफ मिलता है आगे चल के, लाइक मंडे उनको ऑफ दिया ही दिया जाता है, ऐसा नहीं कि ऑफ नहीं दिया जाता, ऑफ मिलता है सैटरडे संडे ऑफिशियली अगर बेस मेंटेनेंस की बात करें। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि उनका पीएल वगैरह कितना होता है, एसएल होता है, तो जनरली अगर एसएल एंड कैजुअल लीव बोलें, एक टेक्नीशियन का होता है टोटल मिलाकर 12, एंड अगर हम पीएल की बात करें तो 18 से 20 कुछ पर्सनल लीव्स होती हैं एक इंडिया में एक टेक्नीशियन की। और सैलरी की बात करें तो सैलरी ऑलमोस्ट सभी को पता ही रहती है कितनी होती है, तो 20 to 30,000 के बीच में वेरी करती रहती है जो टेक की सैलरी होती है इंडिया में, 20 to 30,000 के आसपास। और अगर हम बोलें अगर इनको इंजीनियर बनने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, तो वही नियरली 4-5 ईयर इंजीनियर बनने के लिए इनको चाहिए होता है, जिसके लिए वो सारे अपने डीजीसी के लाइसेंस पेपर्स निकालने होते हैं। तो ये बेसिक रहा हमारा बेस मेंटेनेंस में टेक्नीशियन का कि क्या होता है, क्या उनका रूटीन होता है, कितनी उनकी छुट्टी होती है, क्या उनकी सैलरी होती है। तो सैलरी सुनकर आप सब समझ ही गए होंगे और सारे काम को भी देखकर। चलिए लाइन के बारे में अगर हम बात कर लें, लाइन में कि एयरक्राफ्ट टेक क्या करता है, क्योंकि मैंने लाइन में भी काम किया हुआ है, अभी बेस में भी काम कर रहा हूँ। तो अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन में आप आते हैं सुबह सुबह, तो आपका एयरक्राफ्ट है कि कौन सा एयरक्राफ्ट आने वाला है, किस एयरक्राफ्ट का आपका अराइवल करना है, किस कौन सा एयरक्राफ्ट जाने वाला है, डिपार्चर देना है, सब कुछ जो है वहाँ पर कुछ पीएस होते हैं, उनको पीएस बोला जाता है, जो आपके सारे रूटीन को बनाते हैं कि आज आप कौन सा काम करोगे, लाइक किस एयरक्राफ्ट को आपको डिपार्चर देना है, किसका अराइवल करना है। जनरली अगर बात करें 8 आवर की ड्यूटी में, अगर एक लाइन मेंटेनेंस में आपको 3 से 4 जो है अराइवल डिपार्चर करने ही करने हैं, मिनिमम जो है 3 से 4 अराइवल डिपार्चर। और अगर हम बात करें कि लाइन मेंटेनेंस में क्या छुट्टी का सिस्टम होता है, अगर आप जो है लाइक जनरल शिफ्ट में आ रहा है तो लाइन मेंटेनेंस में एक ही दिन की छुट्टी दी जाती है, और ऐसा नहीं सैटरडे संडे वहाँ पर कुछ सिस्टम होता है। जब भी आपका वीकेंड आता है तो उसी पर ही मिलेगा, लाइक कि आप 6 दिन काम किए लगातार तो 7वें दिन आपको ऑफ रहता है, ऐसा। अगर आप जनरल शिफ्ट में हो, मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में हो, तो अगर आप वहीं पर नाइट शिफ्ट हो तो क्या सिस्टम होता है लाइन मेंटेनेंस, तो 2 नाइट आपको काम करने के बाद 2 दिन आपको छुट्टी मिलती है। नाइट शिफ्ट कितनी होती है, नाइट शिफ्ट नियरली 10 आवर्स की होती है ऑफिशियली, जो है नाइट शिफ्ट का काम। जितने भी मेंटेनेंस होते हैं नाइट में होते हैं, क्योंकि दिन में ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होते लाइन मेंटेनेंस में। क्यों? क्योंकि कम टाइम में डिपार्चर देना होता है एयरक्राफ्ट को। इसमें लेकिन लाइन मेंटेनेंस में बात करें तो जब भी हमारा कोई एयरक्राफ्ट आने वाला होता है तो उस टाइम टेक्नीशियन को 20 मिनट पहले जो है रनवे पर पहुंच जाना होता है एयरक्राफ्ट को अराइवल के लिए। क्या क्या उसको देखना होता है कि कितने हमारे चोक्स हैं, वहाँ पर चोक सारे हैं कि नहीं, कितने हमारे कोन्स हैं, सभी चीज़ों को जो है लाइक कोई भी हमारा 320 है तो उसके अकॉर्डिंग चोक्स कौन, ATR है तो उसके अकॉर्डिंग चोक्स कौन सा हमारा डॉकिंग पॉइंट है किसी एयरक्राफ्ट के लिए, लाइक 320 को कहाँ पर रोकना है हमें, 321 को कहाँ पर रोकना है, इन सभी चीज़ों का हमारे पास वेंट्स हैं कि नहीं, मार्शलिंग वेंट्स हैं, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है, जो भी एक टेक्नीशियन होता है। उसके साथ साथ उनकी सारी टूल किट उनके साथ होने हो चाहिए। तो ही होता है एक जो है बेसिक बोला जाए लाइन में भी। उसके बाद जो है आपको एयरक्राफ्ट आता है, आपको एयरक्राफ्ट की स्टेटस पूछना होता है, क्या कंडीशन है हमारे एयरक्राफ्ट की पायलट से। उसके बाद कितना इसकी बार होता है, इसकी पर आकर के एक टेक को देता है कि आपको इतना फ्यूलिंग करवानी है एयरक्राफ्ट की। उसके बाद जो है हम सेट कर देते हैं, फिर फ्यूल वाउचर आता है, फ्यूल वाउचर से फ्यूलिंग होती है एयरक्राफ्ट में, हम ऊपर जाते हैं चेक करते हैं MEL है कोई कि नहीं एयरक्राफ्ट में। उसके बाद जो है जो भी हमारा टेक लॉग पेज होगा उसमें फिल करते हैं, ऑफ चेक करते हैं जा करके कि सब कुछ ओके हैं एयरक्राफ्ट में कि नहीं। तो यही सारे जो बेसिक एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं एक टेक्नीशियन करता है यहाँ पर, छोटी से लेकर के बड़ी तक चीज़ें। इसके साथ अगर कोई मेजर मेंटेनेंस लाइक अगर एक व्हील चेंज जो कि बेस में एक बहुत छोटा काम होता है, लेकिन ये लाइन का एक बोल सकते हो कि जहाँ आपको 40-45 मिनट में आपको डिपार्चर देना, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा काम होता है जो कि एक टेक को करना होता है। तो लाइक अगर टेक्नीशियन के ओवरऑल लाइफ बोलूँ तो इतनी आसान तो बिल्कुल नहीं मैं बोल सकता, काफ़ी टफ लाइफ होती है और काफ़ी एवरेज पैसे में उनको काम करना होता है। लेकिन अगर फ्यूचर का बोलें तो अगर कोई भी टेक्नीशियन आई थिंक अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ है, तो आफ्टर 4-5 ईयर 6 ईयर जो है इंजीनियर बन भी जाते हैं, उनके पास सारे पेपर्स वगैरह हैं। तो ऐसी कंडीशन में, और आपको मैंने बता दिया कि ड्यूटी आवर्स क्या होता है। अगर बेस मेंटेनेंस की बात करें ड्यूटी आवर्स, तो आप मान सकते हो इंडिया में 9 आवर मिनिमम होता है, 9 to 10 आवर भी हो जाता है। और जनरली वो अगर आपका एयरक्राफ्ट डिपार्चर होने वाला, लाइक कोई भी सी चेक के लिए एयरक्राफ्ट आता है बेस मेंटेनेंस में, तो नियरली 15 to 18 डेज ऐसा कुछ आता है। तो शुरुआत दिन में अगर सही तरीके से काम नहीं हुआ है
आराम से हुआ है, तो लास्ट के दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। मतलब कि जो आपको 9 आवर्स की ड्यूटी थी, अभी वो बढ़कर 12 से 13 घंटे हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी प्रकार का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिया जाता, ना ही कोई प्रकार का ओवर टाइम दिया जाता। और इन लाइन मेंटेनेंस की बात करें तो वहाँ पर फिक्स है 8 घंटे, मतलब 8 घंटे होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा काम है, एक्स्ट्रा मेंटेनेंस है, तो आपको वहाँ पर ओवर टाइम भी पे किया जाता है, जो कि इंडिया में ऐसा बनाया गया है शेड्यूल में और एमआरओ में। तो दोस्तों आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि एक टेक्नीशियन क्या काम करता है, उसका क्या एक रूटीन होता है, उसको कितनी छुट्टियां मिलती है, क्या सैलरी है उसकी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा, इन्फॉर्मेटिव रहा, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मिशन जगत को। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।